गठबंधन का दौर है, हम गठबंधन से अपने आप को दूर रखते हैं। ये जो नीतीश और भाजपा की सरकार जो आई तो 5 साल लॉ एंड ऑर्डर पे और थोड़ा सा विकास दिखा, लेकिन 5 साल बाद नीतीश कुमार ऐसे बदल गए कि जनता को समझिए कि खून चूसने वाला राजनीति किया इन्होंने। जो ठेला वाले हैं, जो रिक्शा वाले और जो बेचारी सब्जी बेचने वाली, उन लोग से दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक 10 रंगदारी टैक्स वसूले जाते थे। 10-10। देखिए, बिहार जो है 30 वर्षों से त्राहिमाम है। तो बिहार में कोई भी ऐसा रोल मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया नहीं है। आज भी यहां से लोग पलायन करते हैं, आज भी यहां से पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं, यहां से स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एम्स जाते हैं। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। बिहार की जनता ने दोनों पाले में अपनी गेंद रखकर देख ली है। 15 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू के शासन को देखने के बाद अब कहा जा सकता है कि यह महा सेमीफाइनल या फाइनल हो सकता है बिहार की राजनीतिक नूरा कुश्ती का। 2020 का चुनाव लगभग स्थापित है कि समय पर ही होगा। अब इन परिस्थितियों में बिहार में राजनीतिक चहलकदमी बढ़ जाती है। खास तौर पे एक दूसरे के कार्यों को कंपेयर करके दोनों गठबंधन प्रयास करेंगे कि अपने सिक्के को मजबूत कर लें। लेकिन बिहार में क्या दो ही पाले हैं? क्या बिहार में दो ही गठबंधन है? नहीं, बिहार में एनडीए और महागठबंधन के अलावा ऐसे कई पहलवान हैं जो अपने दम पर बिहार की इस राजनीतिक गेम को बदल सकते हैं। और अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि महागठबंधनों के इस दौर में पोस्ट पोल अलायंस के तहत कई मजबूत दावेदार सारी सत्ता का गणित बदल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि बिहार में तीसरा चौथा मोर्चा भी बहुत तेजी से एक्टिव हो रहा है। इन्हीं मोर्चों में से एक इंडिपेंडेंट मोर्चा है, एक ऐसा राजनीतिक पार्टी है, विकल्प है, जो कि बहुत बड़ा तो नहीं कहा सकता बिहार के संदर्भ में, लेकिन जिसने अपनी धमक हाजीपुर में दिखाई थी। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनका नाम है राजकुमार पासवान। युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 2014 में चुनाव लड़े थे हाजीपुर से रामविलास पासवान के खिलाफ, और 2019 में भी चुनाव लड़े थे। 2019 में जब चुनाव लड़े थे तो तीसरे नंबर पर थे। इस बार फिर से इनका दावा है, और दावा बस हाजीपुर का ही नहीं है, पूरे बिहार का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे सर आपका। जी नमस्कार। दर्शक हमारे लगातार आपको देख रहे हैं, दूसरा आपका मौका है जब आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं। पहला सवाल मेरा यही आपसे होगा कि कहीं ना कहीं जब आपको देखा जाता है, आपको कोई पूर्वाग्रह से नहीं देख सकता है, क्योंकि आपने ना तो इससे पहले कोई गलती की है, ना कोई अच्छा काम किया जिसकी वजह से जनता को जाने। लेकिन अब जब आपको देखकर जनता में होप आता है, तो क्या उसको डिलीवर करने के आपके स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है? किस तरीके से आप सत्ता तक पहुंचिएगा और कैसे उन कार्यों को कीजिएगा जिससे जनता को फायदा हो? देखिए, बिहार जो है 30 वर्षों से त्राहिमाम है, और जो युवा बेरोजगार नौजवान युवा पीढ़ी, महिला सुरक्षा और जो यहाँ कुटीर उद्योग और जो उद्योग बंद पड़े हुए हैं, कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं, सिर्फ बिहार महज लेबर सप्लायर का एक अड्डा बन चुका है। और ये 15 साल लालू प्रसाद यादव कांग्रेस गठबंधन की सरकार और 15 साल नीतीश और भाजपा की सरकार, ये दोनों आपस में 20-20 मैच खेल करके और हमारे जैसे युवा पीढ़ी का भविष्य और कल का भविष्य को बर्बाद कर चुका है। एकदम समझिए कि रोड पे छोड़ चुका है। अब वो अपने भविष्य को तलाश रही है कि हमारे लिए कौन विकल्प बन सकता है। तो उस विकल्प में युवा बिहार सेना फिट बैठता है, क्योंकि हम ईमानदारी पूर्वक, हम बिहार में आज तक न दलाली किया किसी का, न ही किसी की बात को सुना। जो जनहित में रहा वो जनहित के लिए मैं लड़ा हूं और जनहित के लिए ही किया हूं और जिया हूं मैं। बातें आपने इनकी सुन ली। अब आपका मैं स्वागत करता हूं। ये जो शो देख रहे हैं, इस शो का नाम है पंचनामा। इसमें खबरों की चीरफाड़ करता हूं, और जब कोई गेस्ट साथ में मेरे होता है तो आप समझ जाते हैं
कि मामला कुछ और गंभीर होने जा रहा है। बिहार में 15-15 सालों का जो शासन रहा है, इस पर आज तक आपने लगभग सभी लोगों के मुंह से बात सुनी है। एक पत्रकार के तौर पर मैंने भी कई बार इन चर्चाओं में का विश्लेषण किया है, कई बार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने भी दावा किया है इस मंच से, लेकिन पहली बार हम आपको एकदम न्यूट्रल आवाज सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जो कि इन दोनों गठबंधनों में ना तो इंटरेस्टेड है और ना ही जाना चाहते हैं, वो अब बताएंगे आपको कि दोनों शासनकाल 15-15 सालों के, एक को जंगल राज एक को सुशासन कैसे कहा जा सकता है। नीतीश कुमार के खिलाफ अगर नीतीश सुशासन में चला रहे हैं 15 साल से, तो इतनी जबरदस्त इनकम्बेंसी कैसे है। बिहार के इलाकों में बाढ़ कैसे हर बार आती है, कोरोना से इतने ज्यादा लोग क्यों संक्रमित हो रहे हैं, चमकी बुखार से बच्चों की जान क्यों जाती है, क्यों शिक्षा का आज भी स्तर बिहार में गिरा हुआ है, और क्यों लाचार बेरोजगार लोग भूखे मर रहे हैं अपने घरों में। सर, पहला सवाल तो आपसे बिल्कुल यही बनता है कि लालू प्रसाद यादव 15 साल बिहार में शासन किए, उनके 15 साल को जंगल राज करार दिया गया नीतीश जी के द्वारा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम इस तरह से देखते हैं कि जो कांग्रेस का जो कार्यकाल था 90 से पहले, जी 1990 से पहले कार्यकाल रहा, वो वहां तक हद तक ठीक रही जी। लेकिन जैसी 90 के बाद सामाजिक न्याय की सरकार बनी और लालू यादव ने की तरफ लोग देखा, तो वाकई में लालू प्रसाद यादव का 5 साल का जो कार्यकाल रहा थोड़ा ठीक रहा, थोड़ा जी। उसके बाद जब से इनके ऊपर चारा घोटाले का मामला आया, वो चारा घोटाला इस तरह से उसके बाद सब घोटाले आए और उनके पार्टियों में नेताओं का दबंगगिरी, अपहरण और बलात्कार, और रोड पे जो बेचारे गरीब तबका लोग, जो रेडी पटरी वाले, जो ठेला वाले हैं, जो रिक्शा वाले और जो बेचारे सब्जी बेचने वाली, उन लोग से दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक 10 रंगदारी टैक्स वसूले जाते थे, 10-10। ऐसा जंगल राज था, अपहरण, हत्या, बलात्कार तो पूछिए ही मत। वैसा जंगल राज ये लालू प्रसाद यादव का 15 साल का, उसमें सुभाष यादव और साधु यादव भी जी भी थे जी। और आज उसी का कमी को पूरा कर रहे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप। कोई नया चीज नहीं है। तेजस्वी से भी आपको बहुत होप नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिहार को होप है। क्या वो जो बातें कही जाती हैं कि लालू यादव तेजस्वी में बहुत अंतर है, लालू अगर पिता है तो तेजस्वी पुत्र है, इन पर कोई आरोप नहीं है, हालांकि नीतीश कुमार इन्हीं पर आरोप लगाकर हटे थे। देखिए, अगर लालू प्रसाद यादव जी को से कंपेयर तेजस्वी यादव को किया जा रहा है, तो ये बेवकूफ लोग कर रहे हैं जी। लालू यादव जी वाकई में एक जनमानस नेता थे वो, जी। और वो उनके समाज के लिए क्रेडिबिलिटी रही है कहीं ना कहीं, लेकिन इन लोग के लिए क्या क्रेडिबिलिटी रही है? तेजस्वी को आप राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ इसलिए करना पड़ रहा है कि उनको समाज के लिए कोई योगदान नहीं, कोई आंदोलन से निकले हुए नहीं है वो। और अब उनकी जो डिप्टी सीएम का जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा है, तो बिहार में कोई भी ऐसा रोल मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया नहीं है। आज भी यहां से लोग पलायन करते हैं, आज भी यहां से पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं, यहां से स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एम्स जाते हैं, तो आपने दिया क्या बिहार को? वो जो लोग लगातार आपको देख रहे हैं, इस उम्मीद में वो आपको देख रहे हैं कि हो सकता है आप तेजस्वी के बारे में कुछ अच्छी बातें बोल दीजिए, नीतीश के खिलाफ बोल दीजिए। तेजस्वी यादव में होप तो कुछ लोगों को दिख रहा है। देखिए, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा तबका जो उनका कास्ट है, जाति है जी, वो उनके तरफ जरूर होप देख रहा है, लेकिन बिहार के युवा नौजवान रोजगार चाहता है, तेजस्वी कहां से देंगे? तेजस्वी कहां से देंगे? कहां से? 2.5 साल में कितने लोग को रोजगार दिया? रोड मैप क्या है उनका? रोड मैप क्या है? इनके पास नील है रोड मैप, और ये लोग कुछ नहीं, ये फिर से वही जंगल राज पार्ट 3 अब आ जाएगा। पार्ट 1 आरजेडी का रहा 15 साल, पार्ट 2 जंगल राज नीतीश और भाजपा का रहा, पार्ट 3 तेजस्वी यादव। अगला सवाल आपसे होगा। दर्शकों को मैं बताता हूँ, पंचनामा है, पंचनामा में चीरफाड़ होता है, तो चीरफाड़ से बुरा मत मानिएगा। जो बातें सामने आपके आ रहे हैं, दीज आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। और ये राजकुमार पासवान जी के बारे में बता दूं आपको कि जब नीतीश कुमार और लालू का नाम लिया जाता है तो पासवान का नाम लेना ही पड़ता है। अगर पासवान नीतीश और लालू के बारे में बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सर, आपने लालू यादव के बारे में तो बता दिया, आपने कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी इशारे में राइट ऑफ कर दिया। नीतीश जी 15 साल शासन किए हैं, 5 साल तो लगा कि उन्होंने राम राज्य स्थापित कर दिया शुरुआती दौर में, लेकिन धीरे धीरे वो जो हनीमून पीरियड वो खत्म हुआ, मोह भंग जनता का हुआ, कुछ तो अब लगता है कि नीतीश जी का भी मोह भंग हो गया जनता से। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जो लालू प्रसाद यादव के 1990 से लेकर 2005 तक की जो कार्यकाल थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो था, कानून व्यवस्था एकदम साफ नील था जी। सड़कों पे मानिए कि कोई भी आदमी पुलिस को समझे कि 100 रुपये का समझे, उस तरह का था। लेकिन अब क्या है कि ये जो नीतीश और भाजपा की सरकार जो आई,
तो 5 साल लॉ एंड ऑर्डर पे और थोड़ा सा विकास दिखा, लेकिन 5 साल बाद नीतीश कुमार ऐसे बदल गए कि जनता को समझिए कि खून चूसने वाला राजनीति किया इन्होंने। और आपको बता दें कि दोनों लोग, लालू प्रसाद यादव जी का 15 साल है, ये लालू यादव नीतीश कुमार में इतना ही फर्क है कि लालू यादव जी कपड़ा खोल करके पब्लिकली डांस किया उन्होंने, लेकिन और ये सिर्फ पर्दा लगा करके पर्दे के पीछे डांस किया। वही हो रहा होगा, पर्दे के पीछे बस वही हो रहा। आपको बता दें कि जातीय जो बात कर रहे हैं आप, जाति लाठी धर्म मजहब आज की युवा पीढ़ी नहीं चाहती। आज मंदिर मस्जिद नहीं चाहते, आज लोग एजुकेशन चाह रहे हैं, आज हॉस्पिटल चाह रहे हैं, आज बेहतर पढ़ाई चाह रहे हैं, आज रोजगार चाह रहे हैं लोग, और हर एक हाथ रोजगार, हर घर रोटी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए। आपको मुजफ्फरपुर शेल्टर गृह का जो कांड है, आप सभी को पता है, बिहार वासियों को, कि क्या रहा, लेकिन उसमें भी चुप्पी, सभी लोग, बहुत सारी बातें हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने अगर लाठी के दम पर बिहार चलाई तो नीतीश कुमार लालू के डर पर बिहार चलाते रहे। जी बिल्कुल, हाँ, कि वो ना आ जाए फिर से जी, ये चीज रहा। और आपको बता दें कि आज भी जो बिहार की जनता एक भ्रष्ट पार्टी को छोड़ करके दूसरे भ्रष्ट पार्टी को गले लगाने को तैयार है, तो ये बिहार की युवा पीढ़ी के लिए बड़ा दुर्भाग्य का होगा। और एक जो लालू प्रसाद यादव का जो नहीं देखा है आजकल, एक पीढ़ी वैसा भी है अभी, कि सिर्फ उनके पूर्वज कहते हैं कि लालू यादव ने कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया। अगर हम बोल रहे हैं अभी चैनल पे तो पासवान है हम, तो हमको मेरे बारे में भी सोच रहे हैं कि जो तुम बोल रहा है तो तुम्हें भी आवाज लालू यादव, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार है। उस समय ये मंडल कमंडल का जब दौर था तो बीपी सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग प्रबुद्ध लोग चुनाव में थे, और उन्हीं को एजेंडा को आगे लालू यादव बिहार में बढ़ाए, और कुछ ऐसा लालू यादव ने नहीं किया। ये जो बोल रहे हैं इनकी मिल्कियत है, इनके मुंह में आपकी जुबान थोड़ी है, और बिल्कुल कह रहे हैं कि लालू यादव ने थोड़ी इन्हें जुबान दी है। ये इनका एक बड़ा संघर्ष रहा है इस समाज का, जो कि कहीं ना कहीं किस्तों में कभी रामविलास पासवान ने फायदा उठाया है, कभी लालू प्रसाद यादव ने उठाया है। सीधे तौर पर आप यही बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रामविलास पासवान जी की जो जब बात कर रहे हैं, तो रामविलास पासवान जी एक दशक का नेता बहुत बढ़िया रहे हैं, वो समाज के हित में काम करते थे, लेकिन 90 के बाद, 90 या 96 के बाद, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, हाँ 96 के बाद जो वो उनका यू टर्न परिवारवाद की तरफ हुआ, और परिवार के सिवा दूसरे के लिए वो जिए नहीं। आज भी देखिए प्रमोशन में ये एंकर बन रहे बेटा, और पिताजी से इंटरव्यू लिया जा रहा है। पिताजी कह रहे हैं कि मेरा बेटा एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री होगा, मेरा बेटा एक दिन। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके समाज के लोग हैं, आप भी पासवान, वो भी पासवान। सर आई एम एजुकेटेड पर्सन, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी समाज के लिए जिंदगी दे दिया। और व्हाई द चिराग पासवान? चिराग पासवान ही क्यों? आफ्टर रामविलास पासवान, व्हाई द चिराग पासवान? राजकुमार पासवान क्यों नहीं? राजकुमार पासवान क्यों नहीं? मुझे आपको बता दें कि बिहार का बहुत बड़ा दलित ये सवाल सभी को पूछना चाहिए। नहीं, ये सवाल गिरिराज सिंह के वोटर्स को भी पूछना चाहिए, ये सवाल लालू यादव के समर्थकों को भी पूछना चाहिए कि उनका बेटा क्यों नहीं, तेजस्वी क्यों? बिल्कुल, हाँ, आपको बता दें कि सभी यादव वर्ग को पूछना चाहिए, जो पढ़े लिखे हुए बड़े तबका है, एजुकेटेड है, जो काबिल है समाज को सेवा करने के लिए। तो क्या था, लालू प्रसाद यादव जी के बाद तेजस्वी यादव ही क्यों, मीसा भारती ही क्यों? ये आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब इसके बाद इस बारे में जब हम बात करते हैं तो नीतीश ही क्यों, क्यों नहीं प्रशांत किशोर, क्यों नहीं पुष्पम प्रिया चौधरी, क्यों नहीं, और क्यों नहीं राजकुमार पासवान? ये क्यों होता है? मतलब जनता आपकी बातों से इत्तेफाक रखेगी। मैं जानता हूँ इस वीडियो के दौरान भी बहुत सारे लोग लिखेंगे कि आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने दिल की बात लिखी, लेकिन यही लोग जब वोट देने जाते हैं तो ये केवल लालू और नीतीश को ही देखते हैं, आपको क्यों नहीं देखते हैं? देखिए, प्रिया पुष्पम चौधरी को नहीं देखेंगे। एक्चुअली क्या ना कि जनता का माइंड सेट है कि एक पार्टी है और एक बड़ा चेहरा है, तो हम उसके साथ जाएंगे, तो एक्चुअली हवा प्रोपगंडा बनाया जाता है कि इस बार मोदी वेव है, इस बार एनडीए वेव है, इस बार महागठबंधन, पुलवामा है, इस बार राम मंदिर, पुलवामा राम मंदिर। लेकिन जनता कल के पीढ़ी का भविष्य को नहीं देखती है कि कल का पीढ़ी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा खेती का क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य का क्या होगा, हमारे एजुकेशन का क्या होगा, मेरा रोजगार का क्या। आपको बता दें 80% बिहार का 80% उद्योग धंधा, कल कारखाना में बड़ा बड़ा ताला लटका तो लालू यादव के कार्यकाल में। ये बहुत लोग नहीं जानते, मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम। आप 20% जो कल कारखाने बंद हुए, मतलब कि 100% उसको कहे खत्म हो गया, तो वो ये नीतीश जी और एनडीए भाजपा की सरकार में। और अब तो भाजपा तो सब चीज को बेच रही है। राजकुमार जी, अब देखिए कुछ अंतिम सवाल आपसे हैं। पंचनामा में हमने बहुत सारे बिंदुओं को छू दिया, दर्शक भी बहुत गदगद होंगे। ये जो आपकी पार्टी है, आप जो प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार में,
गठबंधनों का दौर है, टू बी फ्रैंक। आपकी धमक होगी लेकिन उतनी बड़ी नहीं होगी कि आप सरकार बना लीजिए। ऐसे में बाकी राजनीतिक विकल्प जो बिहार में हैं, बहुत सारी पार्टियां नई नई बनी हैं, सभी का कुछ ना कुछ एजेंडा सभी के दिमाग में चल रहा है। भले ही वो जनता को, अपने बस वोटरों को ना कहें, लेकिन वोट लेकर कहीं ना कहीं जाना ही है किसी गठबंधन में। आप क्या ये बात लाइव कैमरा पर दावा कर सकते हैं किसी गठबंधन में नहीं जाइएगा? देखिए, आपको बता, जो गठबंधन का दौर है, हम गठबंधन से अपने आप को दूर रखते हैं जी, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और भी लोग बात कर रहे हैं जी। लेकिन हम 243 सीट की तैयारी कर चुके हैं। हमारा संगठन 38 जिला में है जी। तो मैं इतना जरूर जनता को कहना चाहता हूं कि हम जरूर आपके बीच में आएंगे जी। और हम जरूर चुनाव मैदान में आ रहे हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि ऐसे को आप गले लगाइए। युवा बिहार सेना जी। इस बिहार का जो बाढ़ का समस्या है, सुखाड़ का समस्या है, एजुकेशन का है, स्वास्थ्य का व्यवस्था का है, कल कारखाने का है, सारा चीज युवा बिहार सेना आपको दिलाने का काम करेगा। अगर हाँ, युवा बिहार सेना का जो एजेंडा है कि एक मुख्यमंत्री के साथ 4 डिप्टी सीएम, महिला सुरक्षा के लिए महिला, ये डिप्टी सीएम, अलग मुसलमानों को एक बहुत लंबे समय से लोगों ने वोट लिया, प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो डिप्टी सीएम मुस्लिम से, मतलब एक पासवान के बाद दूसरा पासवान मुसलमानों को प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है। ऐसी रामविलास पासवान भी बोले थे। देखिए, रामविलास पासवान अपने बेटा को बनाया, आपको अच्छी तरह से याद है कि 2005 में जब बिहार की चाबी मिला था आदरणीय रामविलास पासवान जी को, तो वो मुसलमान मुख्यमंत्री पे मिला था, लेकिन उन्होंने अंत में जाकर के राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री और भाई को पशुपति कुमार पारस को डिप्टी सीएम की बात करने लगे। ये अगर उनकी उदारता होती कि अब्दुल वारिस सिद्दीकी जैसे जो स्वच्छ छवि को और अंडर 50 में उनका जो अभी अवार्ड मिला है एमएलएस का, तो उसमें उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट क्यों नहीं? हम तो आज आपके चैनल के माध्यम से अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब को कहता हूं कि अगर आपको महागठबंधन मुख्यमंत्री नहीं बनाता है तो आप आइए, युवा बिहार सेना का नेतृत्व कीजिए, आप बिहार का मुख्यमंत्री होंगे। जी, तो देखिए, चर्चा आपने सुन ली। 15 साल का तो हिसाब इन्होंने दे दिया, साथ में साथ रामविलास पासवान की कुछ जो अंदरूनी बातें उन्हें भी सामने ला दिया। अंतिम सवाल अगर पूछूं आपसे कि 15 में अगर आप न्यूट्रली अगर कंपेयर करेंगे तो बेहतर कौन है, तो क्या कहिएगा? नागनाथ साहब ने वाली बातें क्या? देखिए, थोड़ी बहुत जो कहा जाए, ऐसे कंपेयर करे तो दोनों लोग फेल हैं, ठीक है। बिहार की फेल में कौन ज्यादा फेल है कहना हाँ, नहीं। दोनों लोग कंपेयर किया जाए, आज बिहार की जो दुर्दशा है इन्हीं दोनों गठबंधन के कारण, लेकिन जनता कहां माइंड सेट कर रखी है। लेकिन चलिए, अगर कोई नया नेतृत्व आता है, कोई नया गठबंधन आता है, तो उसके साथ बिहार की जनता को जाना चाहिए, लेकिन युवा बिहार सेना बिहार का फर्स्ट विकल्प के रूप में आएगा, थर्ड विकल्प के रूप में नहीं। कुछ अलग अलग पार्टियों से भी आपकी बात चल रही है? हाँ, लोग फोन करते हैं, बातचीत चल रही है, और बात में अगर होगा तो हम युवा बिहार सेना और बिहार के जनता का जो मांग है उस पे मांग पे वो लोग अडिग रहेंगे, मतलब कि हम हमारी बातों को मानेंगे, तब जाकर के हम लोग समझौता कर सकते हैं, अदरवाइज एकदम समझौता करने को तैयार नहीं है हम। सुन लिया आपने, सारी बातें क्या है कि क्या है सर कि क्या कहते हैं, युवा बेरोजगार को रोजगार चाहिए, उस मुद्दे पे स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, क्या कहते हैं, बाढ़ और सुखाड़ की समस्या है, कल कारखाना यहाँ कैसे खुलेगा? आपको पता है, साबुन की भी फैक्ट्री नहीं है, एक सुई की भी फैक्ट्री नहीं है, एक तेल का भी फैक्ट्री नहीं है, सब हम लोग बाहर से मंगाते हैं। हम लोग समझिए कि बायर है, सेलर नहीं है, हम लोग खरीदने वाले हैं, बेचने वाले नहीं है। तो बेचने वाला कब बनेंगे? जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया आपने। आप भी खुद से और अपने नेताजी से पूछिएगा ये सवाल, और देख लीजिए, बैठ के आपके सामने बहुत स्पष्टता से, साफगोई से कह रहे हैं, पासवान हूं लेकिन पासवान ही क्यों? ये बात, सवाल पूछने का हर किसी में हिम्मत होना चाहिए। जब आपके पास भी 2020 में आपके नेताजी पहुंचेंगे तो उनसे पूछिएगा, आप ही क्यों, मैं क्यों नहीं, मेरा बेटा क्यों नहीं? इन सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। पंचनामा के आज के एपिसोड में आपको कितना मजा आया जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी बताइएगा, और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खास बात यह है कि राजकुमार पासवान जी से अगर दोबारा मुलाकात करनी है तो इसी चैनल पे होगी, भारत लाइव पे होगी, जल्दी ही होगी ना? जी हाँ, जरूर, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।